Hello friends, let's start with components of ecosystem, that is part 2 of ecology from Shankar IS। ठीक है, हम पार्ट 2 इकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ख़त्म हो गया था, तो पार्ट 2 में चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप लोग वाईशाइस की प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है, और उसमें जो भी वीडियोस हैं फ़िलहाल फ्रीली अवेलेबल हैं। रिस्पांस अच्छे से दीजिए ताकि ये कंटिन्यू रहे, ये फ्रीली आपको मिलते रहें, अवेलेबल रहें। ठीक है, यूट्यूब में, वरना पेड कोर्स करना पड़ेगा इन्हें। तो वाईशाइस को सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन, तो इन कंपोनेंट्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया गया था, जिन्हें एबायोटिक कहा गया था एंड बायोटिक कहा गया था। ठीक है, तो अब क्या आते हैं, इनको इन कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से अब डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो देखते हैं। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक, तो ऐसा जिनमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग कहते हैं उन्हें। एबायोटिक कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया जाता है। उन क्या क्या आता है उसमें, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, एंड देन केमिकल्स। मैंने बताया था इकोसिस्टम में एक छोटे एलिमेंट का भी फंक्शन होता है। सो ये केमिकल एलिमेंट्स हैं। केमिकल्स जैसे आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। देन फिजिकल प्रोसेसेस लाइक वोल्केनोस, ज्वालामुखी। अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप। फ्लड्स मीन्स बाढ़। फॉरेस्ट फायर्स मीन्स जो जंगल में आग लग जाती है। देन क्लाइमेट्स एंड वेदर। ठीक है, क्लाइमेट्स एंड वेदर, ठीक है, जलवायु, मतलब इस पे जो दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं पता है तो मतलब ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ हो गया। अगर ज्योग्राफी जिसने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, प्लीज़ एटलीस्ट इस चीज़ को तो आप ध्यान में रखिए। वाईशाइस की बाकी जो ज्योग्राफी की अच्छी खासी प्लेलिस्ट है उसको देखिए। ठीक है, क्लियर योर बेसिक्स। ये नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। ओके, then most important determinants of where and how well an organism exist in its environment। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये डिसाइड करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि कितनी वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, कितने रहेंगे। ठीक है, तो ये आगे पिछले पार्ट में भी डिस्कस हो चुका था कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं। ठीक है, फॉर द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए और वहाँ पे उनके सर्वाइवल, वो वहाँ पे ज़िंदा रह सकें, तो उसके लिए जो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ में बायोटिक कंपोनेंट्स, तो ये दोनों मिला के इन्वायरमेंट बनते हैं और इन्वायरमेंट की हर छोटी छोटी चीज़ असर डालती है वहाँ के ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, एंड दीज फैक्टर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ओके, एंड वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वही बात है, जो फैक्टर है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक सिंगल फैक्टर पे का भी असर पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, हर ऑर्गेनिजम्स पे। आगे देखते हैं एनर्जी। तो सबसे पहले आता है हमारा एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से। ठीक है, हमें सन से एनर्जी मिलती है। और क्यों सन से ही, क्योंकि हम सोलर सिस्टम का पार्ट है, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ही सन है। सो एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारा लाइफ इम्पॉसिबल है अगर सन नहीं होगा तो। एंड देन प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं, दे ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सन। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें सन से डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। और ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मिलती है, इट इज़ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस। अभी फिर क्या होता है, एनिमल्स के नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली, दे ऑब्टेन इट इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। अब देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी ने उठाया कि बेटा उठ जाओ, फोटोसिंथेसिस करना है, सूरज निकल आया, फोटोसिंथेसिस करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जोक है ये इस पर कॉपीराइट ये सब मत करना, इट इज़ कॉपीड। ओके, ये कहीं से उठाया गया है एंड व्हाट्सएप इसका सोर्स है। ओके, सो जो एनिमल्स होते हैं वो सोलर सिस्टम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं और बाकी एनिमल्स को खाते हैं और उससे वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। ओके, देन एनर्जी डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इन्वायरमेंट। तो आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए और आपको पता चल ही गया होगा कि जो एक एक
हम लोग हम एक एक कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक असर करते हैं, काफ़ी हद तक डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे उनके, और इन्वायरमेंट पे उनका काफ़ी ज़्यादा जो होता है रोल होता है। इस वजह से ही तो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं ना। Okay, so all these factors keep in mind, they determine the distribution of organism, their survival and their existence. Okay, आगे फिर आता है रेनफॉल। रेनफॉल मतलब बारिश। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, हम एक दिन भी रह नहीं सकते पानी के बिना। मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो ऐसे रिएक्शंस जब एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, ये जो होता है, ये रिएक्शन क्या होता है, ये अगर सेल में होता है तो किसी एक सेल में होता है तो उसे बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन एक्वस मीडियम। अब एक्वस मीडियम क्या होता है? एक्वस मीडियम मतलब पानी। ठीक है, जिस ऐसा मीडियम जिसमें पानी, क्योंकि हमें रिएक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ एक माध्यम तो चाहिए, तो वो माध्यम को क्या होता है? पानी। तो मोस्टली मेजॉरिटी ज़्यादातर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस मीडियम यानी पानी में ही होते हैं। एंड वाटर हेल्प्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में पानी ज़रूरी होता है। एंड वाटर बॉडीज फॉर्म द हैबिटेट फॉर मेनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो मछली कहाँ रहेगी? मछली तो पानी में ही रहेगी। ठीक है, वैसे ही जेली फिश ये सब जो होते हैं वो पानी में मिलते हैं, तो वो उनका घर है, पानी के बिना वो रह ही नहीं सकते। तो वाटर बॉडीज आर एसेंशियल फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, temperature. Temperature is a critical factor of the environment which greatly influences survival of organisms. ठीक है, टेम्परेचर हमें पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये भी आपने देखा होगा कि जो इंसान होते हैं वो एक सर्टेन लेवल, एक सर्टेन रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, हर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे दिखा गया है ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट ओनली ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब कहीं कहीं पे हम मतलब जैसे कुछ एक्सट्रीम्स होते हैं, अभी हम ले लीजिए, हमें 50 डिग्री से ही कहीं पे टेम्परेचर बढ़ गया, कहीं 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 पे 50 डिग्री से ज़्यादा है, हम वहाँ रह सकते हैं? वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है रहना। ठीक है, वही अगर जैसे पोलर रीजन्स मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे रहना भी कितना मुश्किल है। पोल्स में रहना, वहाँ पे सरवाइव करना इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म। तो उस रेंज को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए तो हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सबको पता है। मोस्टली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रही है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही हो रही है। इसीलिए पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, ये सब इनकी बातें इसीलिए चल रही है ताकि उस रेंज को, जो रेंज क्रूशियल है, उस रेंज को, टेम्परेचर के रेंज को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम ही काफ़ी है समझाने के लिए। एटमॉस्फेयर एक मतलब एक सुरक्षा कवच, एक शील्डिंग का काम करता है। ठीक है, ये एक कवच के जैसे काम करता है। अभी हमें पता है सूरज से एनर्जी तो आती है, लेकिन सूरज से और भी बहुत कुछ हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं। ठीक है, जिन्हें यूवी रेडिएशंस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं। अगर अर्थ पे कोई भी ब्लैंकेट नहीं, कोई चादर नहीं होगी तो वो डायरेक्ट आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, एक कवच है, एक शील्डिंग है, तो उस वजह से काफ़ी कम फ्रैक्शन का आता है, मतलब बहुत कम फ्रैक्शन का यूवी रेडिएशन, ऐसे हार्मफुल रेडिएशन सन से अर्थ में पहुंचते हैं। ठीक है, सो अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सर्टेन कंडीशंस सूटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी बायोस्फीयर ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, एक हेल्दी बायोस्फीयर को बनाने में एटमॉस्फेयर का भी काफ़ी योगदान होता है। आगे देखते हैं। सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का लिटरल मीनिंग होता है कि अंडरलाइंग लेयर। ओके, जो नीचे की परत है ना, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये जो लेयर है उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। अब हमारे अंडरलाइंग लेयर क्या होता है? हम किस पे चलते हैं? हम लैंड पे चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। ठीक है, एंड लैंड इज़ कवर्ड बाय सॉइल एंड वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब देखिए माइक्रोब्स का सॉइल में जो प्रेजेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ठीक है। और भी बहुत सारे जो रूट्स को जो सपोर्ट चाहिए होता है वो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना ये सब वो काफ़ी हद तक माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट्स को देते हैं। ठीक है। और भी अभी रिसेंटली पढ़ा था मैंने हिंदू में कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो रूट्स को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, डिफेंस भी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करते हैं। ठीक है। तो क्या माइक्रोब्स का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, प्रोटोजोआ, फंजाई, स्मॉल एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है। मतलब जिनका वो वर्टिब्रा नहीं होता है उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ओके, देन रूट्स ऑफ द प्लांट्स पियर्स थ्रू द सॉइल टू अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जब ये थे प्लांट है तो प्लांट्स के जो रूट्स हैं इसको चीर के, मतलब ये जो सॉइल है उसके थ्रू ही तो सॉइल अंदर जाते हैं। सो रूट्स ऑफ द प्लांट पियर्स थ्रू द सॉइल टू अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स सॉइल के अंदर से निकलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सॉइल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इस सबस्ट्रेटम की इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनिज्म कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल वही मतलब लैंड, एक्वेटिक मतलब वाटर, जिसका सबस्ट्रेटम वाटर होगा एक्वेटिक, और जिसका सबस्ट्रेटम लैंड होगा वो टेरेस्ट्रियल। देन टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव्स ऑन लैंड। एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स लिव इन फ्रेश वाटर और सी। ठीक है। सम माइक्रोब्स लिव इन हॉट वाटर वेंट्स। अब ये देखिए वेंट एंड डाइक्स तो सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वेंट मतलब ऐसा एक गैप मान लीजिए, या फिर एक जिससे कि निकले। ठीक है। तो वेंट से ना एकदम सडनली हॉट वाटर, गरम पानी निकलता है। तो यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो थ्राइव करते हैं, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एक टर्मिनोलॉजी दी गई है। ये भी आपका एक थर्ड होमवर्क है कि आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को बताएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऐसे हॉट वाटर वेंट्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, अंडर द सी। आगे देखते हैं मटीरियल्स को दो क्लासीफाई में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जिसने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पता होगा उनको पता होगा केमिस्ट्री के दो ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेन। तो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, आपने 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक में आता है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन से मेनली बनता है उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर लिविंग जो भी रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक में भी मतलब होता है कार्बन, और भी वो होते हैं और भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो ऑर्गेनिक होता है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब भी होते हैं। ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ह्यूमिक सब्सटेंसेस देखिए ये सॉइल में बनते हैं। ठीक है, सॉइल में दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन डिकम्पोजिशन। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है ना, उस जब डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में तो जाके वो एक ह्यूमिक सब्सटेंसेस बनाता है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। और प्रोटीन सबको पता ही होगा, प्रोटीन बताने की ज़रूरत नहीं है, अमीनो एसिड्स ये सब काफ़ी बेसिक्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एनर्जी, लिपिड्स मतलब जो फैट्स में आते हैं। ओके, एंड देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, आयंस ऑफ वेरियस मेटल्स। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स के आयंस पता ही होगा, चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। ठीक है, ऑल दिस मटीरियल्स आर essential for the survival of organisms. Remember this. Okay, next is, देखिए जब मैं पिक्चर्स ब्राउज कर रही थी ना तो मुझे ये जो जोक है ना आया था, तो मुझे बहुत फ़नी लगा। तो आप लोग भी टेक अ लुक। ओके, देख लीजिए, समझ में मोस्टली लोग को तो समझ में आ ही जाएगा, नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ओके, तो कभी पढ़ाई के साथ कभी कभी मस्ती भी कर लेनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा कॉमेडी चलता है। ठीक है, फिर आता है लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। देखिए ये तो वैसे तो ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसका भी सिग्निफिकेंस है इसमें, इसलिए दिया गया है। तो
आपको अगर ये पता है बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक है ज्योग्राफी का, ठीक है। नहीं पता तो आप लोग वाईशायस की ज्योग्राफी की वीडियो लिस्ट ज़रूर देखिए, प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। स्टिल मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ जितना बुक में दिया हुआ है। तो लैटिट्यूड्स मेनली क्या होते हैं, ये जो अर्थ, इसको सॉरी मेरे डायग्राम्स अच्छे नहीं होते, इसको माफ़ करिएगा। ये हमारा अर्थ मान लिया। अभी अर्थ में जो इस तरह की जो इमेजिनरी लाइन्स हम लोग बनाते हैं ना, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। एज या दीज आर लैटिट्यूड्स। और उसके बाद एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है ये जो सी लेवल मान लीजिए, ठीक है, इसको, हाँ, इसे सी लेवल मान लीजिए। अब यहाँ से जो हाइट बढ़ती है होती है ना, यहाँ से सी लेवल से इतनी हाइट है तो उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब जैसे पहाड़ी ले लीजिए, एवरेस्ट कितना ऊंचा है, तो एवरेस्ट सी लेवल से इतना ऊंचा है करके बताया जाता है, तो इसलिए उसे हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। हम लोग जैसे सियाचिन बोलते हैं, ठीक है, ये लद्दाख, ये सब ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में आते हैं, तो वो सी लेवल से उतने ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ऊपर होते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स पे पहले हम कंप्लीट करते हैं। लैटिट्यूड्स में क्या होता है, लैटिट्यूड हैज़ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एरियाज टेम्परेचर रिजल्टिंग इन चेंज इन क्लाइमेट सच एज पोलर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है। जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसी बेसिस पे अर्थ को कवर किया गया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। अब ये पोलर रीजन ये आता है, पोलर हो गया, फिर ये टेम्परेट हो गया, उसके बाद फिर ये ट्रॉपिकल, ये इक्वेटर मान लो, तो ये ट्रॉपिकल हो गया हमारा, ठीक है। तो इन क्लाइमेटिक रीजन्स में ये डिवाइडेड होता है बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड। अब दीज क्लाइमेट्स डिटरमाइन डिफरेंट नेचुरल बायोम्स, बायोम्स को अच्छी तरह से आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे बायोम्स क्या होते हैं। फिलहाल ये लैटिट्यूड से ये क्लाइमेटिक रीजन्स, ये क्लाइमेटिक सब जो मतलब होते हैं उनका वेरी करता है, और उस हिसाब से नेचुरल बायोम्स डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम सी लेवल टू द हाइएस्ट पीक्स वाइल्ड लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एल्टीट्यूड, ओके, and as the altitude increases the air becomes colder and drier affecting wildlife accordingly। अभी देखिए हमने हिमालयस ये सब में स्नो लेपर्ड देखा होगा, ठीक है, स्नो लेपर्ड, मतलब हमने नहीं देखा होगा, हमने कम से कम टीवी में देखा होगा, हमने पढ़ा तो होगा एज एन एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, हमें ये तो पता होगा कि हिमालयन रीजन्स में सब में स्नो लेपर्ड मिलते हैं। उसी तरह से जो आर्कटिक रीजन होता है, पोलर रीजन्स में, वहाँ पे पोलर बेयर ये सब मिलते हैं। तो जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड जहाँ बढ़ता रहता है उस हिसाब से वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी चेंज होती रहती है। हम अपने आसपास में नहीं देखते हैं स्नो लेपर्ड्स को, हम कहाँ देखते हैं, हम हिमालयाज़ में हम पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो एल्टीट्यूड पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी होगी उससे, क्योंकि वहाँ पे अडेप्टेशन होता है ना, अडेप्ट करना होता है उनको, नॉट इवन और वाइल्ड लाइफ, इवन, हाँ, वहाँ की जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, वो भी उन काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ के वेजिटेशन भी वहाँ के जो एल्टीट्यूड में और लैटिट्यूड पे डिपेंडेंट होती है, ओके। आगे देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अब तक हमने एबायोटिक देखा था, नेक्स्ट आ गया है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक का उल्टा ही होगा डेफिनेशन के हिसाब से, कि जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें लाइफ होती है। So, biotic components include living organisms comprising plants, animals, microbes, even humans. Okay. Then they are classified according to their functional attributes into consumer and producers. वो किस तरह, वो उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उन्हें दो कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है। एक है प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब जो बनाता है, अब क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है, ठीक है। और फिर एक आता है कंज्यूमर जो खाता है, ठीक है, जो अपना खुद खाना बनाता नहीं है, उल्टा ले लेता है। तो प्रोड्यूसर्स में क्या आता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, दे आर मीन्स सेल्फ नरिशिंग। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें सेल्फ नरिशिंग मतलब खुद की नरिशमेंट वो खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया एंड एल्गाई, ठीक है। अब ये खुद खाना कैसे बनाते हैं, ये तो सबको अभी तक पता होगा, मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया, पिछले स्लाइड में कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ना, सन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये सब जो होता है इन सब से मिला के फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इनका मेन प्रोडक्ट होता है, इससे जो बनता है फोटोसिंथेसिस से। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सो आप देख ही रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर जब रहते हैं तो उसके साथ ये प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, एंड इट इज़ फॉर देमसेल्स एंड दे सप्लाइड इनडायरेक्टली टू नॉन प्रोड्यूसर्स मतलब कंज्यूमर्स। ठीक है, सो हम ये देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हमको खाना मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली मिलता है। ओके, फिर आता है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। ठीक है, सो जो प्लांट्स होते हैं वही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मतलब लैंड में खाना बनाते हैं। और एक्वेटिक सिस्टम में कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स? एक्वेटिक सिस्टम में होते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस, अच्छा एक और एक चीज़, फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स ये सब करते हैं वो किस लिए कर पाते हैं? ठीक है, एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ओके, रिमेंबर दिस, एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। उसकी वजह से ये लोग जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ओके, तो दिस इज़ वेरी बेसिक बट स्टिल रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स हो गए, अब आ गए कंज्यूमर्स पे। अब वो उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे क्या है हेटेरोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स एंड दे आर अदर नरिशिंग मतलब इनको दूसरों से नरिशमेंट मिलती है। कंज्यूमर्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। ओके, बिकॉज दे डोंट डू फोटोसिंथेसिस। हम नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस, कंज्यूमर्स नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम द एनिमल प्लांट्स एनिमल्स और बोथ। ठीक है, हम एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को खा के अपना काम चलाते हैं, उससे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। अब कंज्यूमर्स को भी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और दो ब्रॉड ग्रुप्स है, बड़े ग्रुप्स क्या है? माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये क्या है। मैक्रो मतलब नाम से पता चल रहा है बड़ा होगा, माइक्रो मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। माइक्रो कंज्यूमर्स दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ एंड आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर फूड सोर्सेस। ठीक है, उनका फूड का जो सोर्स है, कहाँ से वो अपना खाना ले रहे हैं, उस हिसाब से इन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मैं पहला आता है हर्बीवोर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो सीधा प्लांट को खाते हैं ना, जो सीधा प्लांट्स को खाते हैं, जो मेनली पहले तो प्रोड्यूसर्स को ही खा जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल इज काउ, रैबिट। ओके, देन कम्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो पहले था प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को खा जा रहे हैं, वो फिर बाद में बन जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स इंक्लूड वॉल्फ। अब वॉल्फ होता है जो रैबिट को खा जाता है, तो उसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं कार्निवोर्स फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो एक चेन जैसी मान लीजिए आप। ठीक है, तो लायन क्या करते हैं, वोल्स को खा जाते हैं, तो वोल्स था सेकेंडरी कंज्यूमर को खा गया तो ये बन गया टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो लायन ईट्स वोल्स एंड देन कम्स ओमनिवोर्स आर ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को जो खा जाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इज मैन। ठीक है, तो जो इंसान होता है, तो बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो इंसान होता है वो प्लांट्स को तो खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। ओके, देन कम्स माइक्रो कंज्यूमर्स में आते हैं सैप्रोफाइट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स और ऑस्मोट्रॉफ्स। डिकम्पोजर्स पहले भी थोड़ा बहुत बताया गया था, जो डेड बॉडीज़ होती है उसको अपना खाना बनाते हैं, उससे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे इसको अच्छे से देखते हैं। सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स और ऑस्मोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई which obtain energy and nutrients by decomposing dead organic substances और detritus of plant and animal origin। ठीक है, जो कोई भी प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसको वो खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन सच एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर रिलीज्ड इन द इकोसिस्टम आर रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड दस आर रिसाइकल्ड। तो देखिए कितना अच्छा है ना, एक साइकिल बन जाती है। अभी कुछ सड़ गया है, कुछ मर गया है, तो वो किसी के काम आ रहा है।
ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनको अपना एनर्जी नीड्स पूरी करते हैं, उसको अच्छे से सड़ा देते हैं। फिर क्या होता है, ये जब सड़ जाता है तो फिर इसको प्लांट्स फिर से यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए, और फिर ये इस तरह से रिसाइकल हो जाती है। जैसे ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं बहुत सारे एनिमल मैन्योर ये सब जो काम आते हैं, फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं, उसको फर्टाइल करते हैं। तो और फर्टाइल क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फिर वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स फिर से यूज़ करते हैं, इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होती है। ओके। सो अर्थवर्म एंड सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए अर्थवर्म को जैसे फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फर्टाइल करता है और वो इसी प्रोसेस के थ्रू फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ज़मीन को उपजाऊ करने में इसी तरह से हेल्प करता है। नेमाटोड्स, आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड्स पता होगा इंसेक्ट्स को बोलते हैं, कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म, सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल नेमाटोड्स, आर्थ्रोपॉड्स, वेट हम आर्थ्रोपॉड्स एंड आर डेट्रिटस फीडर्स, ठीक है, एंड हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आर कॉल्ड डेट्रीवोर्स। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं ना, उन्हें डेट्रीवोर्स कहते हैं, ठीक है। जो खाते हैं उन्हें वोर्स कहते हैं, डेट्रीवोर्स। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम। ओके। नेचुरल इकोसिस्टम में मेनली दो कैटेगरीज हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ये पहले भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया था, अब इनका एग्जाम्पल्स दिया गया, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, ग्रासलैंड पता ही होगा, ठीक है। और ग्रासलैंड के बारे में आगे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन है। सो ग्रासलैंड जहाँ पे घास फूस ज़्यादा उगती है, ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ घास फूस उगती है, बताया था प्रीवियस पार्ट में कि घास फूस तो उगती है, लेकिन क्योंकि वो डोमिनेंटली उगती है इसलिए उसे ग्रासलैंड कहते हैं। बट वहाँ पे और भी बहुत कुछ उगते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स भी होते हैं, बहुत अलग तरह की वहाँ पे वेजिटेशन भी पाई जाती है। बट वहाँ पे मेनली जो होता है डोमिनेंटली वहाँ पे घास होती है, ठीक है। एंड देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल पता है सबको। एक्वेटिक में आता है फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, मराइन वाटर। और फ्रेश वाटर की जो सैलिनिटी होती है, बेस्ड ऑन सैलिनिटी इनको कैटेगराइज किया गया है। जो सैलिनिटी फ्रेश वाटर की काफ़ी कम होती है, सलाइन वाटर की इससे ज़्यादा होती है फ्रेश वाटर से, और मराइन वाटर की तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस बेसिस में इन तीनों को डिवाइड किया गया है, और इस हिसाब से यहाँ के ऑर्गेनिजम्स भी अलग होते हैं। ओके। देन इकोसिस्टम्स आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस में जो अपन बैठा के रखते हैं ना, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह से इक्विलिब्रियम को दिखाया जाता है। तो इक्विलिब्रियम में अपने आप को जो मेंटेन करते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम मेंटेन करने की कोशिश करता है, हमेशा अपने आप को एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रखता है, ठीक है। सो दे कैन रेगुलेट देयर ओन स्पीसीज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेसेस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के थ्रू ये अपने आप को अपना स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो फंक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेट करते हैं। एंड दिस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, जो अपने आप को खुद को ये सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं ना, अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, इसे ही होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे देखते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम। ओके, सो हम ये चैप्टर ही इसलिए बनाया गया कि ताकि हम अप्रिशिएट कर सकें हमारे आसपास जो भी है क्या क्या है, और हर एक कंपोनेंट का, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट का भी हमारे सर्वाइवल में, हमारे एग्जिस्टेंस में क्या रोल है उसको बताने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया, इतना इलेबोरेटली इसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए और हमें अप्रिशिएट करना आना चाहिए। ओके, सो आगे देखते हैं। हाँ, तो फिर ये कहा गया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें हमारा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, उसमें क्या क्या आता है। फूड, हमें इकोसिस्टम फूड देता है, फ्यूल देता है, फॉसिल फ्यूल्स हमें प्रोवाइड करता है, फाइबर जैसे हम जूट देखते हैं ना, तो इस तरह के फाइबर्स हमको प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्रोविजन ऑफ शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। हमारा जो घर बनता है वो सब मटेरियल कहाँ से आता है, हमारे नेचर से आता है, हमें इकोसिस्टम से आता है, ठीक है। स्टील ये सब जो मिलते हैं हमें, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा। देन आता है प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर वाटर को की जो प्योरिफिकेशन होती है, ये भी हमारी इकोसिस्टम ही हमको प्रोवाइड करता है, उसे प्योर करता है, ठीक है। फिर बाद में डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, ये भी हमने देखा था किस तरह से, अभी प्रीवियस स्लाइड में ही देखा था। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डेट्रीवोर्स होते हैं, वो किस तरह से करते हैं। और हमने स्कैवेंजर्स भी देखा हुआ है। स्कैवेंजर्स मतलब वल्चर्स होते हैं, ठीक है। वल्चर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है।
तो स्कैवेंजर्स मतलब देखिए को यही जो बड़े बड़े डेड एनिमल्स होते हैं उनका जो कैरकसेस मतलब वो जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी होती है वो उसको जो क्लीन करना होता है, क्योंकि वो तो अगर ऐसे ही रहेगा तो सड़ जाएगा। तो वो ताकि इन्वायरमेंट को ख़राब ना करे इसलिए वल्चर्स ये सब आते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो नेचर सब अपना बंदोबस्त करके रखता है और हमें काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता है, हम वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, स्टेबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट। ठीक है, ये जो क्लाइमेट को रेगुलेट करना भी यही करता है, हमारा इकोसिस्टम करता है। देन मॉडरेशन ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट्स, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड द फोर्सेस ऑफ विंड। ठीक है, इनको एक तरह से कंट्रोल में रखता है। हर टाइम ऐसे नहीं है फ्लड्स होते रहते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम उस पर काफ़ी वर्क करता है। ठीक है, देन जनरेशन एंड रिन्यूवल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अभी हमने देखा था अर्थवॉर्म्स। ठीक है, अर्थवॉर्म्स और अदर माइक्रोब्स ये किस तरह से उनका क्या मैकेनिज्म था। सॉइल फर्टिलिटी मतलब ज़मीन को उपजाऊ बनाने में, इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन साइकिल ये सब है। और फिर आता है पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, इसमें हेल्प करता है, इंक्लूडिंग मैनी क्रॉप्स, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस। ठीक है, नेचर ये भी करता है, पेस्ट कंट्रोल ये सब भी करता है ताकि क्रॉप्स को कोई बीमारी ना हो, उससे बचें। फिर मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एज की इनपुट टू क्रॉप वैराइटीज़ एंड लाइफ स्टॉक ब्रीड्स। मेडिसिन, अब देखिए मेडिसिन मतलब देखिए मलेरिया जैसे सिंकोना करके एक ट्री होता है, तो इसी तरह के काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स भी नेचर में, इकोसिस्टम में हमारे होती है। बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ होती हैं डिसीज़ेस की जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के थ्रू ही मिलती हैं। ठीक है, और लाइफ स्टॉक को भी मेंटेन करने में मतलब जो हाँ ये हमारे मवेशी ये सब होते हैं उनके लिए भी एनवायरनमेंट मतलब बहुत कुछ इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्रॉप वेराइटीज़ भी हर जगह उसको बनाने में भी, उसकी मेंटेनेंस में भी क्या बोलते हैं इकोसिस्टम हेल्प करता है। फिर कल्चरल एस्थेटिक बेनिफिट्स, जैसे इसको याद रखना है तो कुल्लू मनाली याद रखिए। ठीक है, तो नेचर में कुछ कुछ ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे हमें जाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो एस्थेटिक है, हमें जो प्लीजिंग सा जो एक्सपीरियंस होता है नेचर का, इसमें भी इकोसिस्टम का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। ठीक है, जो इको टूरिज़्म होता है, हम कहीं अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं और जो नेचुरल साइट्स होते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका केव्स, आई मीन वो अलग कैटेगरी में आता है। बट जो इस तरह के जो प्लीजिंग से जगह है ना, नेचुरल जगह है। ठीक है, हिली एरियाज़ हो गए, हमारे बीचेस हो गए, तो वहाँ पे ये जो एस्थेटिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ये भी इकोसिस्टम ही करता है। ओके, देन इकोटोन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से देखिए। इकोटोन इज़ अ जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये जैसे जंक्शन सा दिख रहा है, यहाँ पे भी है इधर। इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। ठीक है, दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, उनमें जब जंक्शन हो जाता है, एक जंक्शन एरिया होता है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत मिलते हैं, तो इस एरिया को इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, या इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है इस डायग्राम से। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स आर मैंग्रोव फॉरेस्ट represent द इकोटोन बिटवीन मराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो पता ही है मैंग्रोव्स कैसे होते हैं, वहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं। हमारे एग्जाम्पल कहाँ है मैंग्रोव फॉरेस्ट का? सुंदरबंस। ठीक है, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस, सुंदरबंस आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ठीक है, और अदर एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्रासलैंड, एस्चुरी, रिवर बैंक। ग्रासलैंड कहते हैं डेसिडुअस और ट्रॉपिकल, इनके बीच का ये ग्रासलैंड आता है इकोटोन। ठीक है, एस्चुरी हो गया, फिर रिवर बैंक्स हो गया, ये सब भी इकोटोन के पार्ट्स होते हैं, मतलब इकोटोन के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। इकोटोन कैन बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड। ठीक है, ये बहुत कम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, नैरो बहुत पतला भी हो सकता है, या फिर काफ़ी वाइड एरिया भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, फिर यहाँ पे ये इकोटोन हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा इकोसिस्टम है, तो ये इतना वाइड भी हो सकता है या फिर ये इतना छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम, ये दूसरा इकोसिस्टम और इसके बीच का ये इकोटोन।
ठीक है, तो ये वाइड और नैरो भी हो सकता है। इट हैज़ द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो दोनों के बीच का है तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत इसका इसके जैसा होगा और थोड़ा बहुत इसके जैसा होगा। इन दोनों के बीच का जो आधा होगा वो इकोटोन होगा। सो हैंस इट इज़ कॉल्ड एज जोन ऑफ टेंशन। इसलिए इसे जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। It is linear as it shows progressive increase in species composition of one incoming community and a simultaneous decrease in species of other outgoing adjoining community। अब जैसे देखिए लीनियर किसको कहते हैं? लीनियर ग्राफ क्या होता है? जो ऐसे बढ़ता रहता है ना, ऐसे बढ़ता रहता है, लीनियर ग्राफ होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इनकमिंग इनकमिंग स्पीसीज होती है ना, आते रहती है। ठीक है, जैसे अब इससे जैसे समझ लीजिए कोई मेट्रो सिटी है, वहाँ पे क्या होता है, लोग आते रहते हैं, माइग्रेशन होता रहता है और वहाँ पे लोग आते रहते हैं। ठीक है, और फिर बाद में लेकिन जहाँ से आ रहे हैं ऐसे स्मॉल टाउन्स में, वहाँ से लोग जाते रहते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, लीनियरली बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उसी तरह से जो इकोटोन होता है, वहाँ पे जो स्पीसीज़ आ रही है, ठीक है, एक इकोसिस्टम से जो आ रही है, वहाँ पे वो बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, और जो आउटगोइंग होते हैं, आउटगोइंग कम्युनिटी होती है बगल वाली, उसकी पॉपुलेशन घटते रहती है। ठीक है, फिर अ वेल डेवलप्ड इकोटोन्स कंटेन ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, एक जो अच्छा खासा डेवलप्ड इकोटोन होता है ना, जो उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। जो आसपास की कम्युनिटीज़ होते हैं उससे जो इकोटोन में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना, वो यहाँ के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये अच्छे खासे एक इकोटोन की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक अच्छा इकोटोन ऐसा ही होता है जिसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं उसके आसपास के कम्युनिटीज़ से। Sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in the zone than the entire community. It is called the edge effect. ठीक है, ये भी उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे कि मेट्रो में हो गया। ठीक है, तो छोटे टाउन की पॉपुलेशन कम हो जाने लगती है क्योंकि माइग्रेशन होने लगता है मेट्रो सिटी में, वहाँ पे लोग ज़्यादा आना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है और वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो उनकी आसपास की बाकी कम्युनिटीज़ से ज़्यादा उस इकोटोन की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसे इसे इस तरह से समझ सकते हैं और उसे एज इफेक्ट करते हैं। और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरीली उसी जगह पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच अकर प्राइमरीली और मोस्ट अबंडेंटली इन दिस जोन आर कॉल्ड एज स्पीसीज। ओके, जो एज इफेक्ट में रहते हैं उन्हें एज स्पीसीज बोलते हैं। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है ना लैंड में, तो ये जो बर्ड्स होते हैं उन पर ये एप्लीकेबल होता है, एज इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन द मिक्सड हैबिटेट ऑफ द इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। तो ये जो फॉरेस्ट है और डेजर्ट के बीच में जो इकोटोन बनता है, यहाँ पे ही बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा बर्ड्स यहीं पे अपना घर बनाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीश niche is the unique functional role और place of a species in an ecosystem। ठीक है, तो ये नीश जो होता है ये बहुत यूनिक होता है। ठीक है, नीश मतलब लिटरल मीनिंग देखिए, बोलते हैं ना जैसे यूट्यूब ये सब में कि अपना एक नीश चुनो, मतलब अपना एक डोमेन चुनो। ठीक है, तो उसी तरह से नीश जो होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, किसी भी एक यूट्यूबर के लिए अपना जो नीश होता है वो यूनिक होता है। हाँ, तो उसी तरह से niche is unique functional role or a place of a species in an ecosystem. Description of all biological, physical and chemical factors that a species need to survive, stay healthy. तो एक नीश होता है ना एक तरह से, मतलब कुछ मतलब एक घर मान लीजिए, घर को कह सकते हैं, हमारे घर को। ठीक है, तो घर में हमारे हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म को हेल्दी रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो सिक्योरिटी ये सब जो होता है वो प्रोवाइड करता है क्या बोलते हैं, नीश। ठीक है, अ नीश इज़ यूनिक फॉर अ स्पीसीज, नो टू स्पीसीज कैन हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीशेस। अब जैसे हमारा घर हमारे पड़ोसी का घर कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकता, उसी तरह से एक नीश जो होता है वो एक स्पीसीज़ के लिए यूनिक होता है। ओके, देन
नीश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें फेवरेबल होंगी तो उसी से तो कंजर्वेशन होगा ना कि ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म को के संरक्षण के लिए। ठीक है, नीश काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन to conserve species in its native habitat, we need to have knowledge about the niche requirements of the species and should ensure all the requirements are fulfilled। ठीक है, अगर हमें जो species को conserve करना है तो हमें उनको, वो कहाँ favorable है conditions, वहाँ कहाँ रहना चाहते हैं, उनका native habitat क्या है, मतलब वो habitat मतलब घर ही, मतलब कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो जो नीश होता है उसकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम उन्हें बचा सकें। हम उन स्पीसीज़ को अगर हमें कंजर्व करना है तो हमें नीश की नॉलेज होनी चाहिए। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नीशेस। तो नीशेस को डिवाइड किया गया है इन 4 पार्ट्स में। हैबिटेट, ठीक है, जहाँ कहाँ रहते हैं ऑर्गेनिजम्स। फिर फूड नीश, वो कहाँ खाते हैं और डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और किस किस स्पीशीज़ से वो कम्पीट करते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही होगा, हमने एवोल्यूशन पढ़ा कि स्पीशीज़ आपस में कम्पीट करते रहते हैं फॉर द सर्वाइवल। ओके, देन रिप्रोडक्टिव नीश, वो कहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्रॉक्स पता ही है कहाँ जाके, मतलब पानी में जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से वो, मतलब सबकी अपनी अपनी जगह होती है, तो वो रिप्रोडक्टिव नीश भी होता है। फिर फिजिकल एंड केमिकल नीश। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल नीश में क्या आता है, वहाँ पे क्या क्या देखा जाता है, टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप। ठीक है, स्लोप पता ही होगा ना आपको, इसको स्लोप बोलते हैं, जैसे हाँ, इसको ऐसे स्लोप बोलते हैं। फिर बाद में लैंड, वहाँ की शेप कैसी है, ह्यूमिडिटी, वहाँ पे जो पानी में, सॉरी नॉट पानी, हवा में मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एंड उसी तरह की अदर रिक्वायरमेंट्स पे भी नीश को कैटेगराइज किया जाता है। तो ये सब, इन सब की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उस ऑर्गेनिज्म को कंजर्व कर सकें, उस ऑर्गेनिज्म को हम बचा सकें। ठीक है, क्या आप जानते हैं 2 schemes नेमली नगर वन उद्यान योजना, स्कूल नर्सरी योजना हैव बीन लॉन्च्ड। ठीक है, नगर वन उद्यान योजना aims to create at least one city forest in each city with a minimum area of 25 hectares. The scheme aims at creation of a city forest in forest areas within their jurisdiction up to a minimum of 100 hectares and minimum area of 20 hectares. The objective of the Yojana is to create 200 city forests in this country. The school nursery योजना एम्स टू बिल्ड अ लास्टिंग बॉन्ड ऑफ स्टूडेंट्स विद नेचर। देखिए इसको कैसे बताया गया है, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो 2 स्कीम्स लॉन्च की गई है। ठीक है, नगर वन उद्यान योजना और स्कूल नर्सरी योजना। ठीक है, इसमें क्या गया है, नगर वन उद्यान योजना में एक कम से कम एक सिटी में एक फॉरेस्ट बनाने की मतलब जद्दोजहद, मतलब वो एक प्लान बनाया गया है कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है, ऐसे स्कीम बनाया गया है। तो क्या है, तो हर सिटी में कम से कम 25 हेक्टेयर्स का एक सिटी फॉरेस्ट बनाया जाए। सिटी फॉरेस्ट मतलब शहर में एक फॉरेस्ट, मतलब एक जंगल बनाया जाए। और स्कीम में ये भी मतलब उसका प्लान बनाया या फिर एम है, उसका ध्येय है कि एक सिटी में कम से कम, ठीक है, कम से कम 100 मैक्सिमम 100 हेक्टेयर्स का या फिर कम से कम 20 हेक्टेयर्स का एक सिटी फॉरेस्ट बनाया जाए। और पूरी इंटायर कंट्री में 200 सिटी फॉरेस्ट को बनाया जाए। ठीक है, ये उनका एम है, स्कीम का ये एम है। और स्कूल नर्सरी योजना में इनका ये एम है कि इनका मतलब ये ध्येय है, ये ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट्स है उनका नेचर के साथ एक बॉन्ड इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, तो ये लेक्चर बड़ा हो गया, तो जो इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है वो 3rd पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ वाइशाइज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और रिस्पांस अच्छा दीजिए ताकि आगे भी क्या बोलते हैं, फ्री में अवेलेबल रहे। ओके, सो बाय, थैंक यू सो मच। अब